हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है 2024 का स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग। जो स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग का जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था बीबीए फोर्थ सेमेस्टर रूरलखंड यूनिवर्सिटी का, उस पूरे पेपर की हम आंसर की देखते हैं और उसका एक शॉर्ट डिस्कशन भी करते हैं। तो गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस समय आपके एग्जाम्स भी चल रहे हैं। तो एग्जाम से पहले आपको इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक पेपर में अच्छी हेल्प मिले, आपके लिए एक बढ़िया इन्वायरमेंट क्रिएट हो, तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप वॉच आउट करिए। गाइज, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये देखते हैं। सबसे पहला आप जो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन क्या है? जॉइंट वेंचर इज अ। जॉइंट वेंचर क्या है? पर्सनल अकाउंट है, एक नॉमिनल अकाउंट है, या ये एक रियल अकाउंट है, या मेमोरेंडम अकाउंट है। जो जॉइंट वेंचर है बेसिकली वो किस टाइप का अकाउंट है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको उसी तरीके से आपको आंसर करना है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले गाइस, आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना है। रीड करने के बाद जो सही आंसर है उसको आपको मार्क करना है। और गाइस, आपको ये बता के चलूँ कि ऑलरेडी आप एग्जाम दे रहे हैं, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं वो आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो बिफोर द पेपर पहले आपको प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, जो निर्देश है पेपर के, वो आपको एक बार रीड आउट करना है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, मेमोरेंडम अकाउंट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, और रियल अकाउंट है, डमी अकाउंट है। जो ज्वाइंट बैंक अकाउंट होता है ये बेसिकली हमारा एक रियल अकाउंट होता है, राइट? आंसर सी इज करेक्ट। ज्वाइंट वेंचर विद अनदर को वेंचर अकाउंट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, मेमोरेंडम अकाउंट। तो जो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, ओ ए करेक्ट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज ओपनड विद सेपरेट जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ओपनड। उसे क्या बोलेंगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट बोलेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट बोलेंगे, या को वेंचर अकाउंट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसको सारे ही आंसर से करेक्ट हो जाएंगे। इसको हम जॉइंट वेंचर अकाउंट भी बोल सकते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट भी बोल सकते हैं, और इसको को वेंचर अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो इसलिए डी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द बैलेंस इन मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट है उसमें जो बैलेंस जो होता है वो क्या दिखाता है? प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस ड्यू फ्रॉम अदर को वेंचर, और डिफरेंस एंड ट्रायल बैलेंस। क्या दिखाता है? क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। जो आपका मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट है वो किस हो जाता है? वो प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को दिखाता है। आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द पार्टनर्स टू जॉइंट वेंचर आर कॉल्ड बेलर एंड बेली, पार्टनर्स, को वेंचर्स, प्रिंसिपल एंड एजेंट। जो जॉइंट वेंचर के पार्टनर्स होते हैं उन्हें बेसिकली क्या बोला जाता है? इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको को वेंचर बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? जॉइंट बैंक अकाउंट, मेमोरेंडम अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर विद अदर को वेंचर, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो जो मेमोरेंडम अकाउंट है बेसिकली वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। बी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लॉस ऑन जॉइंट बैंक वेंचर is credited to profit and loss account, debited to co-ventures capital account, credited to capital bank account, debited to suspense account। क्वेश्चन नंबर 8 इसका हो जाएगा debited to co-venture capital account। बी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, स्टॉक लेफ्ट ओवर टेकन बाय को-वेंचर इज। इसे क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 को इसका जो आंसर हो जाएगा क्रेडिटेड टू को-वेंचर अकाउंट। इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा।
विच ऑफ दीज अकाउंट्स आर नॉट ओपनड इन जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट में कौन से अकाउंट्स ओपन नहीं होते हैं? स्टॉक रिजर्व, जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट या को वेंचर पर्सनल अकाउंट। जो स्टॉक रिजर्व होता है बेसिकली वो इसके अंदर ओपन नहीं होता है जॉइंट वेंचर के अंदर, तो ए आंसर इज करेक्ट। द पार्टीज इन्वॉल्व इन द कंसाइनमेंट आर 3, 5, 2 एंड 4। कितनी पार्टीज कंसाइनमेंट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं ये आपको बताना है। इसके अंदर बेसिकली दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, एक आपका कंसाइनर होता है, आपका कंसाइनी होता है। द मैन्युफैक्चरर फॉर अ होलसेलर, द मैन्युफैक्चरर और अ होलसेलर हु सेंड हिज गुड्स फॉर सेल्स पर्पज इज नोन एज कंसाइनर, कंसाइनी, एजेंट्स एंड ड्रॉअर। क्वेश्चन नंबर 12, इसे क्या बोलते हैं? कंसाइनर बोला जाता है। टू पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं किसी भी कंसाइनमेंट के अंदर, एक कंसाइनर होता है भेजने वाला और कंसाइनी क्या होता है? जो गुड्स को रिसीव करने वाला। कंसाइनी क्या है? प्रिंसिपल है, डेटर ऑफ कंसाइनी है, ऑनर है, और क्या है? कंसाइनी जिसको गुड्स रिसीव होगा वो क्या है? वो ऑनर तो हो ही नहीं सकता, वो क्या होगा? माल लेने वाले, माल पाने वाले को देनदार। बिल्कुल से डेटर्स ऑफ द कंसाइनी। क्वेश्चन नंबर 30, माल पाने वाले को नहीं, इसमें कोई सा भी नहीं होगा क्योंकि कंसाइनी क्या होगा? कंसाइनी तो क्रेडिटर हो जाएगा, राइट। द पर्सन टू होम द गुड्स आर सेंड, जब जिसको पर्सन जिसको ऐसा कौन सा पर्सन है जिसको गुड्स को सेंड करा जाता है, वो कंसाइनी बोलेंगे, ड्रॉई बोलेंगे, या कंसाइनर या ड्रॉअर। इसको हम क्या बोलेंगे? कंसाइनी बोलेंगे। जो माल पाने वाले को कंसाइनी बोला जाता है। तो 14 क्या हो जाएगा? कंसाइनी, ठीक है, क्योंकि गुड्स इसको रिसीव होंगे तो कंसाइनी हो जाएगा और जो भेजने वाला है वो कंसाइनर हो जाएगा। द कंसाइनी सेल्स द गुड्स ऑन बिहाफ, किसके बिहाफ पे? जो कंसाइनी गुड्स को सेल करता है वो ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर। द आंसर इज करेक्ट। द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज डेट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, डेटर एंड क्रेडिटर, बायर एंड सेलर। इनके बीच क्या रिलेशनशिप होते हैं? जो कंसाइनर और कंसाइनी के बीच क्या रिलेशनशिप होता है? क्वेश्चन नंबर 16, इनके बीच जो बेसिकली रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट, एक प्रिंसिपल और एजेंट का इनके पास रिलेशनशिप होता है इनके बीच। तो आंसर ए इज करेक्ट। कंसाइनमेंट आउट वर्ड बुक ट्रीटमेंट इज सिमिलर, परचेज बुक, कैश बुक, सेल्स बुक एंड पासबुक। इसका आंसर हो जाएगा सेल्स बुक। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कंसाइनी बेसिकली क्या होता है? कंसाइनी क्या बोला जाता है? बियर एक्सपेंसेस और लॉसेस इन कंसाइनमेंट, शेयर प्रॉफिट मेड ऑन द सेल ऑफ गुड्स और रिसीव्स हिज कमीशन फ्रॉम कंसाइनर, ऑल ऑफ द एबव। कंसाइनी क्या है? रिसीव हिज कमीशन फ्रॉम द कंसाइनर, बिल्कुल बात सही है। जो उसको कंसाइनी क्या होता है? जो रिसीव करता है हिज कमीशन फ्रॉम द कंसाइनर, बिल्कुल सही। सी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इट इज अ पेड टू कंसाइनी इफ ही टेक्स द रिस्क ऑफ अ बैड डेट, जनरल कमीशन, ट्रेडर कमीशन, कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन। क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा डेल ट्रेडर कमीशन। ये आपका थोड़ा स्पेलिंग एरर है इसका, ये आपका डेस नहीं, ये डेल क्रेडर होगा, राइट, डेल क्रेडर कमीशन। क्वेश्चन नंबर 20, अकाउंट सेल्स इज सबमिटेड बाय क्रेडिटर टू क्रेडिटर, कंसाइनी टू कंसाइनर, प्रिंसिपल टू एजेंट। जो अकाउंट सेल्स है वो किसके सबमिट, किसके द्वारा सबमिटेड होता है ये आपको बताना। इसका जो आंसर हो जाएगा कंसाइनर टू कंसाइनर। बी आंसर इज करेक्ट। बैंक प्रिपेयर द अकाउंट फॉर कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, कोऑपरेटिव ईयर, दिवाली ईयर। जो बैंक के अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं वो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होते हैं। जो पहला जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अकॉर्डिंग। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? जो फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल एंड उसकी जो क्लोजिंग होती है 31 मार्च। तो आपको इसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। आंसर बी इज करेक्ट। As per Section 17 of the Banking Regulation Act, every bank has to
ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड एस SLR कितना परसेंट आपको रखना है एज पर द सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इसका हो जाएगा 25%। कितना स्टैट्यूटरी रिजर्व जो फंड है वो आपको एज अ प्रॉफिट रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, बैंक्स शो द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अंडर द हेड कंटिजेंसी अकाउंट्स, कंटिजेंसी लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन बोरिंग क्या है 23, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, द हेडिंग अदर एसेट्स डजंट इंक्लूड सिल्वर, इंटरेस्ट अकर्ड, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट एंड गोल्ड 24। इसके आंसर हो जाएगा डी, गोल्ड इज राइट आंसर, डी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, a scheduled bank shall maintain deposit with RBI equal to at least of the time and demand liabilities। एटलीस्ट 3% जो है आपको वो डिपॉजिट करना पड़ेगा, राइट। एक जो शेड्यूल्ड बैंक है वो उसे इतना मेंटेन करना है आरबीआई के साथ इक्वल टू द एटलीस्ट 3% ऑफ द टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज। अब प्रेजेंट CRR क्या है, प्रेजेंट कैश रिजर्व रेशियो क्या है, ये आपको बताना 2%, 3%, 4.5% या 5%। CRR इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.5, इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। क्योंकि जो 2013 के बाद देखते हैं तो जो इसका जो CSR है वो आपका 4.5 है। सी आंसर इज करेक्ट। प्रेजेंट SLR क्या है, प्रेजेंट SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। प्रेजेंट SLR कितना है इस समय आपका 18% हो जाएगा। सी आंसर इज करेक्ट। दोनों की आपको परसेंटेज पता होना चाहिए। CRR प्रेजेंट 4.5 है, जबकि जो SLR है वो आपका 18% है, राइट। rebate on bills discounted is an item of income, a liability, income received in advance, income outstanding 28, income received in advance। C answer is correct। a non banking asset, जो non banking asset क्या है, an item of office equipment, an asset required from the debtor in satisfaction of claim, money at call and short notice furniture and fixtures 29, any asset acquired from the debtor in satisfaction of claim, ये क्या है, नॉन बैंकिंग एसेट है 29 का बी। प्रोविजंस इज क्रिएटेड फॉर सब स्टैंडर्ड एसेट एट द रेट। क्वेश्चन नंबर 30, इसका हो जाएगा 15%। बी आंसर इज करेक्ट। आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA इज, NPA क्या होता है, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस इन एसेट दैट सीज टू द जनरेट इनकम, कैश बैलेंस इन नील, कैश रिजर्व विद RBI। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जो NPA क्या होते हैं जिनसे आपको इनकम बैंक के लिए जनरेट नहीं होती है वो आपका NPA में चला जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। प्रोविजंस क्रिएटेड अगेंस्ट लूज एंड सेट्स एंड अनसिक्योर्ड डाउटफुल डेट 32, इसका आपका 100%। अगर जो आपके NPA होते हैं तो अनसिक्योर्ड उसमें डाउटफुल डेट कितना होता है, जब आपका 100% हो जाता है। डाउटफुल एसेट इज वन विच हैज रिमेन्ड इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, जो आपका सब उसका कैटेगरी होता है 12 मंथ। 13 का जो हो जाएगा आपका 12 मंथ। जब कोई भी आपके पास एसेट है और उसको 12 महीने से उसके लिए कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो इट मीन्स वो क्या हो गया, आपका डाउटफुल एसेट हो गया। इंडियन इंश्योरेंस एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर, जो इंडियन इंश्योरेंस एक्ट है वो कब आया था, वो आपका 1938, 1946, 1972 या 2002। जो आपका इंश्योरेंस एक्ट आया था वो आपका 1938 के अंदर आया था, इंडियन इंश्योरेंस एक्ट। ये करेक्ट हो जाएगा। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वाज नेशनलाइज इन द ईयर, किस ईयर में ये जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है वो नेशनलाइज हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो नेशनलाइज हुआ है 35 का, वो 72 के अंदर इसे नेशनलाइज कर दिया गया था। डी आंसर इज करेक्ट। इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया इज रेगुलेटेड,
जो इंश्योरेंस है वो इंडिया में किसके द्वारा रेगुलेट करा जाता है? सेबी, आरबीआई, आईआरडीए एंड गवर्नमेंट। जो आईआरडीए है, राइट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी, ये जो बॉडी है वो रेगुलेट करती है इंश्योरेंस बिजनेस को इंडिया के अंदर। तो सी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, क्या है? इंडेमनिटी, गारंटी, बोथ ऑफ एबव, नॉन ऑफ द एबव। जो जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है? इंडेमनिटी या आपका गारंटी या दोनों, इसको बोला जाता है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या होता है कि आपने कोई जनरल इंश्योरेंस करा लिया जिसको आपको क्या है, किसी प्रोटेक्शन के लिए, किसी लॉस के आगे सब जो इंश्योरेंस कराते हो वो आपके इंडेमनिटी इंश्योरेंस कहलाता है। Question number 38. In case of marine insurance, the provision against unexpired risk should be 40%, 50%, 60% and 100% of the net premium. तो 50% ऑफ द नेट प्रीमियम इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्या है? सॉरी 39 तो हो गया, 39 हुआ। इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस द प्रोविजन अगेंस्ट अनएक्सपायर्ड रिस्क शुड बी 39। इसका आपका 50% हो जाएगा। नहीं, इसका 39 का जो है 50% हो जाएगा, जबकि 38 का जो रहेगा वो आपका 100% रहेगा, राइट। ये आपका नहीं रहेगा, 100% करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 क्वेश्चन क्या कहता है? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय डिपेंडेंट ब्रांच बाय हेड ऑफिस ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच बाय हेड ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच। किसके द्वारा जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है वो तैयार करे जाते हैं? जो तैयार करता है बाय हेड ऑफिस ऑफ द डिपेंडेंट ब्रांच। एक डिपेंडेंट ब्रांच का जो हेड ऑफिस होता है उसके द्वारा तैयार करा जाता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। विच अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। किस अकाउंट को हम प्रिपेयर करते हैं ताकि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका पता चल सके? हेड ऑफिस अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी इज करेक्ट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। इन केस ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच हेड ऑफिस अकाउंट इन ब्रांच बुक इज पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। 42 इसका हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। बी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 क्या कहता है? द डिफरेंस बिटवीन गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच एंड गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा 43 का, जो गुड्स इन ट्रांजिट, जो गुड्स रास्ते में होते हैं उन्हें बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। बी आंसर इज करेक्ट। ब्रांच अकाउंट अंडर डेटा सिस्टम इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल, ऑल ऑफ द एबव। 44 जो पर्सनल अकाउंट है ये पर्सनल अकाउंट बोला जाएगा। ब्रांच अकाउंट अंडर डेटा सिस्टम इज पर्सनल अकाउंट। अंडर द फाइनल अकाउंट सिस्टम द ब्रांच अकाउंट इज 45 नॉमिनल अकाउंट। आंसर बी इज करेक्ट। बहुत सारे इसी के रिगार्डिंग पूछा गया है कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। When goods are invoiced to branch at selling price, the value of goods is adjusted by, किसके द्वारा एडजस्ट करनी? जो आपको जनरल एंट्रीज है 46 का राइट हो जाएगा क्रेडिटिंग गुड्स सेंड टू द ब्रांच अकाउंट। आंसर बी इज करेक्ट। Revenue items of a foreign branch are converted at operating rate of exchange, closing rate of exchange, average rate of exchange या कोई भी रेट नहीं। 47 जो एवरेज रेट ऑफ एक्सचेंज होता है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेवेन्यू आइटम का। इन फॉरेन ब्रांच फिक्स एसेट्स शैल बी कन्वर्टेड एट ओपनिंग रेट, एवरेज रेट। 48 48 का जो हो जाएगा रेट एट द डेट ऑफ परचेज। आंसर सी इज करेक्ट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। 49 का हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट।
by what the rate the balance of head office account is converted in the foreign branch. 50 का हो जाएगा आपका क्लोजिंग रेट. 51 goods have been transferred from Agra branch to Bareilly branch under instructions from HO head office. What shall be the entry for the transaction in the books of head office? कैसी एंट्री होगी, ये आपको एंट्रीज बनानी है. तो इसकी एंट्री हो जाएगी बरेली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू द बरेली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स टू द ब्रांच अकाउंट. इसका हो जाएगा सी. आंसर इज करेक्ट. इसकी एंट्री सी बनेगी. Agra branch collected some amount from a customer of head office at Agra. What shall be the entry for this transaction in the book of Agra branch? 52. 52 का हो जाएगा आंसर बी इज करेक्ट. कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट. While preparing branch account of a dependent branch, which of the following items is not recorded in the branch account? Loss of goods, petty cash, डेटर्स एंड फर्नीचर. 53. इसमें जो फर्नीचर है वो हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे. डी आंसर इज करेक्ट. 44 देखिए, प्रोविजन फॉर बेड डेट ऑफ अ फॉरेन ब्रांच इज कन्वर्टेड. 54 का हो जाएगा क्लोजिंग रेट. ऑलरेडी रिपीट क्वेश्चन. Departments are located in same price another city outside city foreign country. 55. same place पे तो डिपार्टमेंट लोकेटेड होते हैं. 56. when the accounts of all departments are maintained together in columnar form, it is known as, क्या बोलेंगे इसे? सिंगल मेथड, कॉलमनर मेथड. 56 से बोलेंगे कॉलमर फॉर्म. 57 का हो जाएगा इन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग वेयर सेपरेट बुक्स आर केप्ड फॉर ईच डिपार्टमेंट इट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग, columnar accounting, consolidated accounting या सिंगल एंट्री सिस्टम. 57 का क्या होगा? 57 का हो जाएगा इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग. ए आंसर इज करेक्ट. 58 देखिए, सेल्स आर ऑन द बेसिस ऑफ apportionment in the case of traveling salesman's commission, freight outward after sales service, all of the above. 58 का डी आंसर इज करेक्ट. सारे ही सही है. ये न्यूमेरिकल आपको निकालना है. फाइंड द लोडिंग विच इज 20% ऑफ द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 40,000. अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो जो इसका आंसर निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 10,000. राइट. क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं. डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग फैसिलिटीज. डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है उसकी बेसिकली फैसिलिटीज क्या है? उसकी फैसिलिटीज़ होती हैं, सारी ही फैसिलिटीज़ हैं जितनी भी आपके सामने दिख रही हैं, चाहे वो कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिंग और रिजल्ट्स होते हैं या इंटेलिजेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल या इवेल्युएटिंग डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस, सारे ही उसके पार्ट होते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के. 61. रॉयल्टी इज अ लीज इनकम एक्सपेंसेस, बोथ इनकम एंड एक्सपेंसेस. 61 इसका जो आंसर हो जाएगा एक्सपेंसेस. जो रॉयल्टी क्या है? आपके एक्सपेंसिव है, ना कि आपकी इनकम है. एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टीज इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग डेट रेंट रॉयल्टीज. 62 शॉर्ट वर्किंग. इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, शॉर्ट वर्किंग. ऑल द रॉयल्टीज एंड शॉर्ट वर्किंग इन रिकवरेबल शुड बी ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉन ऑफ द एबव. 63 ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आंसर सी इज करेक्ट. रॉयल्टी अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड रेवेन्यू अकाउंट. तो जो रॉयल्टी अकाउंट का जो नेचर होता है बेसिकली वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है. रॉयल्टी
65 देखिए, when royalty is paid in the book of lease, it is debited to a royalty account. Answer A is correct. When short working are to be recovered, the account to be debited. 66 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका लैंडलॉर्ड अकाउंट हो जाएगा. आंसर ए इज करेक्ट. शॉर्ट वर्किंग मीन्स एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, सरप्लस ऑफ रॉयल्टी, एक्चुअल मिनिमम रेंट. 67 इसका आंसर है एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी. ए आंसर इज करेक्ट. 68 royalty are connected with the following types of business: manufacturing industry, mining industry, construction business and trading business. 68 का हो जाएगा mining industry. B is correct. Royalty is the agreement between the following person: seller and buyer, banker and customer, trustee and beneficiary, landlord and tenant. 69 जो मालिक होता है और जो किराएदार है उसके बीच जो एक एग्रीमेंट होता है उसे क्या बोला जाता है? रॉयल्टी बोला जाता है. डी आंसर इज करेक्ट. 70 देखिए, डेट रेंट इज आल्सो कॉल्ड आउटस्टैंडिंग रेंट, मिनिमम रेंट, प्रीपेड रेंट या फ्यूचर रेंट. 70 जो आपका मिनिमम रेंट होता है, न्यूनतम किराए को हम क्या बोलते हैं? डेट रेंट बोला जाता है. जितना भी जो मिनिमम किराया है उसको क्या बोला जाता है? मिनिमम रेंट बोला जाता है. बी आंसर इज करेक्ट. 71 रॉयल्टी पेएबल टू डेबिटेड टू अ लीज, तो इस रॉयल्टी अकाउंट थोड़ा सी क्लियर विजिबल नहीं है. हायर परचेज एक्ट इनेक्टेड इन द ईयर. हायर परचेज एक्ट कब आया था? ये आपका 1972 के अंदर आया था. बी आंसर इज करेक्ट. हायर परचेज एक्ट कमिंग टू द फोर्स. हायर परचेज एक्ट इन्होंने पूछा कब इनेक्टेड हुआ है, राइट? 72 के अंदर, राइट? ये कब फोर्स में आया था ये आपको बताना है. ये आपका फोर्स में आया था 1 सितंबर 1972. ये आंसर इज करेक्ट. इन हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज प्राइस कम्स अंडर सेक्शन. किस सेक्शन के अंदर आते हैं ये आपको देखना है. इसका गाइस आपको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि बेसिकली इसका राइट आंसर क्या होगा. ये थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ किस सेक्शन में आता है. आई थिंक से 2D के अंदर आना चाहिए. नेट हायर परचेज प्राइस एक्सक्लूडेड डिलीवरी एक्सपेंसेस, रजिस्ट्रेशन फीस, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, ऑल द अबव, सारे ही करेक्ट हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं. 77 क्वेश्चन क्या कहता है? द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट इज नोन एज. जो उस समय आप किराया क्रय समझौता के समय भुगतान की राशि होगा उसे क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट. इज नोन एज डाउन पेमेंट. ठीक है, बी आंसर इज करेक्ट. In case of sales under the installment payment system, total interest received by the seller is credited to interest account. Answer A is correct. सुनिए नहीं, इसका ये नहीं हुआ गाइस, इसका बी आंसर होगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट. ठीक है, इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा. द पोजीशन ऑफ बायर अंडर installment payment is that of bailor, bailee and owner. इसे हम एज अ ऑनर बोलते हैं. ठीक है, खरीदने वाला जो होता है. अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम द टू पार्टीज आर हायर बायर एंड वेंडर, बायर एंड सेलर, लेजी एंड लैंडलॉर्ड, नॉन ऑफ द एबव. इसमें बायर एंड सेलर होता है. ठीक है, जब इंस्टॉलमेंट सिस्टम के तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर बायर एंड सेलर होता है. तो आंसर बी इज करेक्ट. अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम द बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नॉन ऑफ द एबव.
इसका हो जाएगा आंसर बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 82 देखिए, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, नॉन ऑफ द एबव। 82, इसके जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनको जो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इफ न्यू पार्टनर्स ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश गुडविल इज ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर इज ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो। 83, इसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कि आपने सेक्रीफाइस कर दिया, राइट। If goodwill account is raised after the admission of a new partner, it will be credited to new partners capital accounts, old partner capital account, या सारे पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है। जो ओल्ड पार्टनर है उनका जो कैपिटल अकाउंट्स है उसको उससे बढ़ जाता है, ठीक है। 85, गुडविल ब्रॉट इन केस बाय न्यू पार्टनर्स इज कॉल्ड कैपिटल, लोन एंड प्रीमियम। 85, इसका ये आंसर हो जाएगा, आंसर सी इज करेक्ट, प्रीमियम। जो गुड्स आप बाय करते हो बाय कैश के द्वारा न्यू पार्टनर्स के, तो वो क्या होता है, एज अ प्रीमियम होता है। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स an increase in value of an asset is debited, revaluation account, old partner capital, asset account, none of the above। 86, ये हमारा एसेट अकाउंट हो जाएगा, आंसर सी इज करेक्ट। व्हाट इज द मिनिमम पार्टनर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितने पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपसे पूछा गया है। देखो, एक पार्टनरशिप आपको स्टार्ट करनी है तो उसके लिए कम से कम 2 पार्टनर्स होना चाहिए, देन आप पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हो, इसलिए इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। एग्रीमेंट इन विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म बनानी है तो आपका जो एग्रीमेंट का फॉर्म किस प्रकार होना चाहिए, और रिटिन, ओरल या दोनों। आप चाहे वो रिटिन कर सकते हैं अपना एग्रीमेंट या ओरल कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स की बेसिकली लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड है, या लिमिटेड टू द कैपिटल ऑफ बिजनेस, या नो लायबिलिटी। इसमें जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 90, पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट इज नोन। जो पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट होता है उसे क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, या पार्टनरशिप एक्ट या एग्रीमेंट। इसको कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। जब जो पार्टनरशिप फर्म होता है जो उसकी एग्रीमेंट होता है उसे बेसिकली पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। 91 का क्या होगा, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हिज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद। सारा ही आंसर करेक्ट हो जाएंगे, डी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 क्या है, ऑन रिटायरमेंट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की जो वैल्यू है रिटायरमेंट पर वो किस में क्रेडिट होगी, ऑल पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स, या किसी में नहीं। जो रिटायरिंग पार्टनर्स हैं उनमें वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी, सी आंसर इज करेक्ट। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ओपनिंग कैपिटल रेशियो, क्लोजिंग कैपिटल रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग कैपिटल रेशियो, या नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। 93, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 94 देखिए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो। इसे बोलते हैं बेसिकली सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये आंसर इज करेक्ट। प्रीमियम्स पेड ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ पार्टनर्स अंडर बिजनेस एक्सपेंसेस मेथड, इस मेथड क्या बोलते हैं, इसको बुलाया जाता है डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आंसर ए इज करेक्ट। 96,
On dissolution of a firm, all assets and liabilities are transferred to realization account at book value, market value, and realization value. Cost और market value which is less. जो बुक वैल्यू होती है उसमें सारी ही लाइबिलिटी हो गए, जो एसेट्स हो गए, उस उनमें वो ट्रांसफर कर दिया जाता है बुक वैल्यू. ये आंसर इसका 97 का जो है, a partnership firm can be brought to be end by giving notice when the partnership is for a fixed period, for an indefinite period, at will, for a specific purpose. आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग होता है, इच्छा के अकॉर्डिंग चलता है. क्या पार्टनरशिप फॉर्म में कभी भी आप उससे अलग हो सकते हैं. एट्स डिपेंड अपॉन योर एज अ वॉलंटरी. सी आंसर इज करेक्ट. The deficiency of firm when all the partners are insolvent is to be borne by partners, creditors and government. इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट. क्रेडिटर्स, लेनदार जो होते हैं. अंडर गार्नर वर्सेस मूरे रूल, द deficiency of insolvent partners is borne by the other partners in their equal ratio, profit sharing ratio, कैपिटल रेशियो या नॉन ऑफ द एबव. इसका जो होता है कैपिटल रेशियो. लास्ट क्वेश्चन है ये. ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द अमाउंट रिलाइज्ड फ्रॉम द अनरिकॉर्डेड एसेट इज क्रेडिटेड टू. किसमें क्रेडिट करेंगे? जब फर्म को बंद करा जा रहा है, डिसॉल्व करा जा रहा है, इसको हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट. अगर जब कोई फर्म को क्लोज कर दिया जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है? जब फर्म को बाइंड अप कर दिया जाता है, उस कंडीशन में जो अमाउंट है वो आप क्या करते हैं, जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसमें उसको रिकॉर्ड कर देते हैं. तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, राइट. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और साथ में हर वीडियो पे आप कमेंट करिए. अगर कुछ डाउट्स आ रहा है, कुछ क्वेरी है किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं. गाइस, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.